बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बदकिस्मती से इस साल एक बार फिर बारिशों ने तबाही मचा दी है और बिलखसूस पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा का मलाकन डिवीज़न और आज़ाद जम्मू व कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तबाही की एक नई तारीख़ रकम हुई है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 300 से ज़्यादा इंसानों को ये बारिश निगल चुकी है। तो आज के जरगे को हमने ख़ास किया है इस तबाही के तस्करे के लिए, ताकि हम पूरी तरह जान सकें कि कहाँ पे क्या क्या और किस किस किस्म के नुकसानात हुए हैं और हो रहे हैं। तो आज हम गिलगित का भी ज़िक्र करेंगे, आज़ाद कश्मीर का भी ज़िक्र करेंगे, पाजौड़ का भी ज़िक्र करेंगे और स्वात का भी ज़िक्र करेंगे। तो आगाज़ करते हैं स्वात से, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। महबूब, पहले तो ये बताइए कि ये आप किसी दरिया में खड़े हैं या कि कोई गली मोहल्ला है? बहुत शुक्रिया सलीम सावी साहब। मैं इस वक्त स्वात के मरकज़ी शहर मिंगौरा के मोहल्ले मुलाबाबा और मकान बाग के बीच में जो बहने वाली नदी है उसके किनारे पर मैं मौजूद हूँ। और ये वही इलाका है, ये वही नदी है जहाँ बदकिस्मती से गुज़िश्ता दिन जब सैलाब आया था तो उससे बड़े पैमाने पर अमलाक को नुकसान पहुँचा था। सलीम साबित साहब, जो सरकारी अददशुमार है तो अब तक स्वात में 22 अफराद जो है वो लुक़मा-ए-अजल बन चुके हैं इस सैलाब के बाइस, और तकरीबन 3 अफराद जो है इस वक्त वो लापता है। इस तरीके से अगर हम अमलाक की बात करें तो फ़ौरी तौर पर जो बताया गया है कि तकरीबन 12 स्कूल जो है वो डैमेज हो चुके हैं, जबकि 500 घराने ऐसे हैं या 500 मकान ऐसे हैं कि जिनके अंदर सैलाबी पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। जबकि इसके अलावा मार्केट्स, दुकानें और साथ में जो मुख्तलिफ लोगों के अमलाक है उसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। तो असेसमेंट तो हो रही है, आज रिलीफ़ का काम, रेस्क्यू का काम भी जारी है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जिस पैमाने पर, जिस हुजम से ये नुकसान पहुँचा है तो जो सूरत हाल है उसको नॉर्मल होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मशीनरी लिमिटेड है, इनके वसाइल जो है वो महदूद है, जबकि नुकसान का जो अंदाज़ा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे पहले भी सलीम साफ़ी साहब हमने देखा था कि जून के महीने में भी दरिया स्वात में जब तुग़यानी आई थी तो 17 अफराद जो थे वो दरियाबुर्द हो गए थे, लेकिन उस वक्त शायद सैलाब का हुजम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्वात के मरकज़ी शहर मिंगौरा में इस लेवल का सैलाब देखा है, मतलब उस लेवल का सैलाब के जो दरिया के किनारे आबादियाँ है उनका जो एक एक छत था वो तकरीबन इस पानी में डूब गया था। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है और ज़्यादातर लोग जो है उस वक्त मिंगौरा शहर के अंदर, मंगलौर के अंदर, ख्वाजा खिला के अंदर, मुख्तलिफ मकामात पर ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी मदद आप के तहत रिलीफ़ का काम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बारिश का पानी था जिसकी वजह से मिंगौरा शहर वो डूब गया। तो दरियाए स्वात में क्या पोजीशन है सैलाब की? वहाँ पे सैलाब का ख़तरा तो नहीं है? सलीम साहब, गुज़िश्ता दिन दरिया स्वात में भी निचले दर्जे का सैलाब जो है वो आया था, लेकिन खुशकिस्मती से इस दफ़ा चूँकि इंतज़ामिया ने इंतहाई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, इंतहाई सख्त इक़दाम उठाए थे, तो दरिया स्वात में तो कोई कैजुअल्टी सामने नहीं आई है। लेकिन स्वात के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो नदी नालियाँ है, ख़ासतौर पर मंगलौर के इलाके में, ख्वाजा खिला के इलाके में, मालम जब्बा के इलाके में और फिर मिंगौरा सिटी में, यहाँ पर नदी नालियों की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं। ख़ासतौर पर उन इलाकों में ज़्यादा नुकसानात हुए हैं जो लोग बिल्कुल नदी के किनारे पर उनकी रिहाइश है, उनकी बिल्डिंग्स है या उनकी इमारतें हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अच्छा, शांगला और दीर वगैरह में क्या सूरत हाल है? सलीम साहब, अगर हम शांगला का जिक्र करें तो शांगला में भी अब तक 5 अफराद जो है उनकी जबहक होने की तस्दीक हो गई है, जबकि शांगला के पहाड़ी इलाकों में भी लोगों के इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जो शांगला से हमें तफसीलात वसूल हुई है तो उसके मुताबिक शांगला में तकरीबन 31 ऐसी इमारतें हैं जो कि बिल्कुल वहाँ पर नदी नालियों के किनारे आबाद थे, तो उनको नुकसान पहुँचा है। 5 अफराद जबहक है, जबकि अभी भी वहाँ पर 2 अफराद जो है वो लापता बताए जाते हैं। इस तरीके से अगर हम लिवरदीर की बात करें तो लिवरदीर में भी अब तक के इतलात के मुताबिक 8 अफराद जो है वो जबहक हो गए हैं, जबकि ओडिग्राम के मकाम पर एक राब्ता पुल जो है वो भी दरियाबुर्द हो गया है। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? मज़ीद बारिश पेशनगोई तो नहीं है? सलीम साहब, आज तो खुशकिस्मती से इस वक्त बारिश का सिलसिला थम गया है।
लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 21 अगस्त तक जारी रह सकता है और वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो सकता है। इसलिए इंतज़ामिया की जानिब से एक दफ़ा फिर स्वात में ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो तमाम लोग जो कि इस वक्त दरिया स्वात के किनारे पर आबाद है या नदी नालियों के करीब आबाद है, तो उनको ये हिदायत जारी कर दी गई है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए और दरिया और इन नदी नालियों का बिल्कुल रुख ना करें, क्योंकि आज शाम से एक दफ़ा फिर महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का एक नया स्पेल शुरू हो सकता है, जिससे मज़ीद सैलाब के आने के ख़तरात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अच्छा, और ये सारे नुकसानात बारिश और क्लाउड बरस्ट के नतीजे में हुए हैं या कि कोई और वजह भी है? सलीम साहब, इसके कई वजूहात हैं। एक तो जिसको हम मौसमियाती तब्दीली कहते हैं, क्योंकि जब से मौसमियाती तब्दीली आई है, जब से क्लाइमेट चेंज आया है, तो पहले भी क्लाउड बर्स्ट होते थे, लेकिन अब शायद उनकी हुजम में, उनकी रफ्तार में या फिर उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो उसमें न सिर्फ ख्वाजा किले के इलाके में, कबल के इलाके में, मरगज़ार के इलाके में और मानव जब्बक के इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और इतना ज़्यादा पानी एक साथ आया था कि मकामी लोगों को संभलने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला। दूसरी अहम वजह यह है कि बदकिस्मती से हमने नदी नालियों के किनारे पर लोगों ने आबादियाँ की है, घर बनाए हैं, मार्केट्स बनाए हैं, जिसकी वजह से जो पानी की रवानी है वो बुरी तरह मुतासिर हो गई है, जिससे जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तो नुकसानात ज़्यादा होते हैं। जो जून में स्वात का साना हुआ था तो उसके बाद हुकूमत ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया था, तो उसमें कुछ तजावज़ात हटाया नहीं है हुकूमत ने? सलीम साहब, बिल्कुल 28 जून को जो वाक़या हुआ था तो फिर 29 जून को ही ज़िला इंतज़ामिया ने सूबाई हुकूमत के अहकामात पर यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन लिया था। कुछ गरीब लोगों के होटल्स, उनके रेस्टोरेंट्स और इमारतें जो कि दरिया के किनारे आबाद थी, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि फिर उसके बाद हुकूमत की क्या मजबूरी आ गई, ज़िला इंतज़ामिया की क्या मजबूरी आ गई कि उसके बाद जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन था उसको रोक लिया गया था। और यकीनन ये अहम बात यही है कि जब तक हम तजावज़ात को हटाएंगे नहीं, जब तक हम पानी के रास्तों को नहीं खोलेंगे, तो आइंदा भी जब भी बारिश होगी, जब भी क्लाउड बर्स्ट होगा, तो इस किस्म की सूरत हाल जो है मज़ीद सामने आ सकती है। इंतज़ामिया से हमने बार बार यही पूछा तो उनका ये कहना था कि हमारा प्लान ये है कि कलाम तक हम तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अभी तक ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिर्फ फ़िज़ागट के मकाम पर और बाईपास रोड के मकाम पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर लिया गया है, लेकिन उसके अलावा अब तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसको रोक दिया गया है। अच्छा, आखिरी सवाल, ये जो अब मिंगवरा शहर में पानी खड़ा है तो इसका कोई नेचुरल रास्ता नहीं है निकलने का, और क्या उसको निकासी आप का कोई बंदोबस्त हो रहा है? सलीम साहब, इस तरह है कि जो बारिश का पानी था, जो बरसाती पानी था, वो तो निकल रहा है, उसके रास्ते क्लियर है, लेकिन अहम बात यह है कि ये बरसाती पानी जो है ये अपने साथ बड़े पैमाने पर जो मिट्टी और रेत जो है अपने साथ लाई है, तो वो लोगों के घरों में, लोगों के हुजरों में, लोगों के कमरों में वो रेत और वो कीचड़ जो है वो अभी तक मौजूद है। उसके निकालने में लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों के पूरे घर जो है वो भर गए हैं, पूरे के पूरे कमरे जो है वो भर गए हैं, इसलिए उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ इंतज़ामिया की बात करें तो शायद इंतज़ामिया की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मिंगौरा के 8 लाख आबादी पर मुश्तमिल इस शहर को 1-2 दिन में या 1 हफ़्ते में क्लियर करे। इसलिए मकामी लोग है कि अपने घरों को या अपने मकामात को क्लियर करने में उनको मज़ीद 2 से 3 हफ़्ते लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महबूब अली हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ से हम बुनेर की तरफ चलेंगे जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे रसूल दावड़ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि बुनेर में किस नौइयत की तबाही हुई है। रसूल दावड़ साहब, अच्छा, आप बुनेर में मौजूद हैं तो क्या सूरत हाल है बुनेर की? पानी निकल गया है या कि अभी तक बुनेर शहर में खड़ा है? जी बिल्कुल, बुनेर में जो पानी का एक फ़्लो था, जो तंदर की वजह से, या मुकामी लोग यहाँ पे तंदर उसको कहते हैं, लेकिन बादल फटने से जो अचानक तेज़ बहाव का पानी आया था वो अब वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है, यानी पानी का जो फ़्लो है वो इंतहाई कम हो चुकी है। लेकिन उन्होंने जो नुकसानात किए हैं, जो तबाही की है, वो 1 घंटे के अंदर की है। मुकामी लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि 1 घंटे के अंदर ये सब कुछ हुआ है और उसके बाद फिर वो घर जो पहले मौजूद थे वो अब नहीं रहे, और उनमें जो बच्चे थे, ख़वातीन थे या मर्द थे, वो भी नहीं रहे। अब ये जो मुकामी लोग हैं उनकी अपने प्यारों की तलाश में निकले हुए हैं। उनके पास औजार भी है, कोशिश कर रहे हैं कि अपने उन प्यारों को ढूंढ ले उन पत्थरों के नीचे से और उन पुलों के नीचे से, जहाँ पे उनकी ख़दशे का इजहार किया जा रहा है कि शायद वो यहाँ पे है। तो अब हम देख रहे हैं कि मुकामी बुनेर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुकामी लोग आ रहे हैं
और अपनी मदद आपके तहत उन लाशों को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। और अक्सर अवकात हमें इत्तला पहुँच जाती है कि फ़लाँ जगह से 1 लाश या 2 लाशें बरामद हुई है और निकाली गई है। तो इस वजह से मुकामी कितनी तौर मौत पर हुई हैं और कितने लोग गायब हैं जिनको तलाश किया जा रहा है? जी, 2 किस्म के फ़िगर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की जो फ़िगर है वो 230 से ऊपर है, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कहा जा रहा है वो 185 तक कैजुअल्टी, वो कहते हैं कि डेड बॉडीज़ आए हैं अस्पतालों में। लेकिन मुकामी लोगों से जब हमने बात की, उनका कहना है कि बहुत से लोगों को हम अस्पताल लेकर नहीं गए हैं, बल्कि यहीं पे उनको दफनाया गया है। इज्तिमाही हमने यहाँ पे अटेंड किए, इज्तिमाई जनाजे भी अटेंड किए और इसके साथ इज्तिमाही यहाँ पे दुआया जो तकरीब होती है उनका भी इनेकाद किया गया है। एक घर में 20 लोगों की फौतगी हुई थी, उसके लोगों से भी, उसके घर वालों से भी हमने बात की। उनका कहना है कि हमने कोशिश की, उसको आवाज़ें दी, लेकिन चूँकि घर के अंदर तो किसी को दूर से आवाज़ नहीं पहुँचती और पानी का जो बहाव था वो इतनी शदीद और अचानक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं दिया और दो अतराफ से पानी ने इनको घेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता लोग देखते रहे। और वो घर जो ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड इलाका है, पीर बाबा के बाएं जानिब का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इलम घर के करीब है, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है और 80% के करीब जो घर है वो मुकम्मल तौर पर पानी में बह चुके हैं और उसमें जितने भी इंसान थे, मर्द ख़वातीन और बच्चे, वो भी पानी में बह गए हैं और उसकी तलाश अब जारी है। मुकामी लोग और कुछ रज़ाकार तंजीमें भी इस वक्त मौजूद है। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसें भी हमें नज़र आई, लेकिन इसके अलावा बड़ी सतह पे यहाँ पे रिलीफ के काम की ज़रूरत है और बड़े इक्विपमेंट की ज़रूरत है, एक्सवेटर की, और इसके अलावा वो औज़ार जिससे रोड को क्लियर किया जा सके, जिससे उन पत्थरों को हटाया जा सके, ताकि उन लोगों को निकाला जा सके जिसके प्यारे उसके ऊपर बैठे हैं कि मेरा बच्चा शायद यहाँ पे है, उसको निकाला जाए। लेकिन उस लेवल की हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो अभी तक इंतज़ामात नहीं है। जी, किन किन इलाकों में ज़्यादा तबाही हुई है? जी, ये एक तहसील के अंदर सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। बुनेर का एक इलाका है, पीर बाबा का जो इलाका है, इसमें मैं आपको मेंशन करता हूँ, गोकंद है, चगरजई है, इसमें 213 अमवात टोटल कहा जा रहा है कि बुनेर में है। लेकिन इसमें बुनेर का तहसील गदीजई है, इसमें 150, गोकंद में 25, चगरजई में 38 अफराद जाँ बहक हो चुके। ये रेस्क्यू का सुबह का डेटा है, इस वक्त अब फिर कंफाइल कर रहा है और मज़ीद इसमें जो इजाफ़ा हुआ है वो भी ऐड किया जा रहा है। और मुख्तलिफ जो ये पहाड़ी सिलसिला है, इसमें कहा जा रहा है कि 2 जगहों पे बादल फटने से अचानक पानी आया। वहाँ हमने एनी शाहिदीन से भी बात की, एक टीचर था, उससे हमने बात की। वो कह रहे हैं कि जिस तरह एक बादल ज़मीन पे काले बादल नज़र आ रहे हो और उसके साथ दरख्त भी हो और अजीब सिनेरियो था। वो कहते मैं स्कूल जा रहा था, वापस मुड़ के और अपने गांव वालों को ख़बरदार करने के लिए भागा जिस हद तक हो सकता था हमने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जो हमसे ज़्यादा दूर थे उस तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। और वो घर पर अब चटील मैदान है, हम वहाँ पे खड़े थे। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त वो इंटरनेट का भी है और लैंडलाइन टेलीफोन का भी है, एक दूसरे के साथ राब्ते का ज़रिया भी नहीं है। जितने भी यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बिजली का निज़ाम है वो दरहम बरहम है। इस वजह से भी यहाँ पे यानी वो बैटरी की चार्ज भी ख़त्म है। दूसरी तरफ यहाँ पे जब बादल होती है तो वो लोकल रिसोर्स से भी बिजली पैदा नहीं की जा सकती, तो वो शदीद मुश्किलात का सामना इस वजह से भी लोगों को दरपेश है। जी, अच्छा, पीर बाबा के मज़ार पे ज़ायरीन भी आते हैं, तो कुछ बाहर से आए हुए ज़ायरीन तो मुतासिर नहीं हुए? हमने इस बारे में पूछा, चूँकि वहाँ पे एक ताना भी है, ताने के जितने भी कैदी वगैरह है उसको भी हंगामी बुनियादों पर वहाँ से मुंतकिल किया गया। और पुलिस की जो सामान है, ये बुनेर बाबा का जो बाज़ार है, इसके हर दुकान के अंदर तकरीबन 5-6 फुट तक रेत है। सामान बाहर यानी फ्लड में बह कर गया है और उसमें उसके अंदर रेत जमा हुआ है। अब दुकानदार उससे रेत निकाल रहे हैं। और पीर बाबा का जो मज़ार है उसकी साइड पे जो 2 पुल थे, वो दोनों पुलों को 2 पुल जो है वो बह चुके हैं और वहाँ पे जो छोटे दुकान थे छोटे छोटे, वो सब दुकान बह चुके हैं।
अलबत्ता मज़ार के अंदर कोई कैजुअल्टीज़ नहीं है, लेकिन उसके करीब एक घर में शादी का तकरीब था, तो उसमें भी कुछ बच्चे उस शादी की तकरीब से इसी नदी में बहकर गए हैं। अब भी कोशिश की जा रही है उस नदी से उन बच्चों को निकालने के लिए। लोग जिनके प्यारे गायब हो चुके हैं वो सरगर्दान है, उसको फ़िक्र नहीं अपने घर का, उसको नुकसान का फ़िक्र नहीं, हालांकि हर एक बंदे का करोड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन उनको फ़िक्र है अपने प्यारों की लाश मिलने के लिए। वो बेताब है और कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बुनेर के मज़ाफ़ात से लोग आ रहे हैं और उनके पास अपने औज़ार है, वो तलाश कर रहे हैं उन चीज़ों को, उन पत्थरों को हटा रहे हैं, उन दरख्तों को उखाड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। हर दुकान के अंदर अब हम देख रहे हैं कि किसी दुकान के अंदर गाड़ियाँ घुसा दी गई है इसी फ्लड ने, और जो अचानक पानी आया था इसकी वजह से शायद यानी खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है माली या जानी, वो ज़िला बुनेर में हुआ है। जी अच्छा, इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है और मौसमियात वालों ने क्या पेशन गोई की है आइंदा चंद रोज़ के लिए बुनेर में? जी बिल्कुल, महकम मौसमियात का कहना है कि वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ़ इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा की बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, ख़ुसूसन इस बुनेर में भी। और बुनेर के लोगों का ये कहना है कि 3 दिन से बारिश हो रही थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन ये जो एक रेला आया, ये एक अचानक जो बादल फटने से जो अचानक एक रेला आया उसकी वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन उससे कबल भी बारिश हुई थी और अब भी मौसम बादल भी है और कभी गर्मी कभी बादल आ जाती है, लेकिन शदीद धूप भी आ जाता है कभी कभार। लेकिन यह है कि कहा जा रहा है कि मज़ीद भी बारिशों का इम्कान भी है और उसमें मज़ीद नुकसानात का भी ख़दशा है। तो इस वजह से फ्लड रिलीफ वाले और इसके अलावा PDM और बाकी जो टीमें हैं वह आहिस्ता आहिस्ता पेशावर से निकलना शुरू हो चुके हैं और बुनेर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ आ रही है, लेकिन इस वक्त तक सिर्फ चंद रज़ाकार तंजीमों के अलावा न किसी का कैंप नज़र आया और न सरकारी सतह पर कोई ऐसे इकदाम नज़र आए कि जिससे मुकामी लोगों को रिलीफ पहुँचे। जी सलीम साफ़ी साहब, इस वक्त हम PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से हमने बात की है जरगा के लिए, आइए उनसे जानते हैं। समझते हैं कि बुनेर इस वक्त एक अलमिया से गुजर रहा है। इस वक्त हम बड़े बोझिल दिल के साथ बुनेर में मौजूद है। बुनेर में एक मुश्किल आ पड़ी है, बुनेर पे एक मुसीबत आई है। लास्ट नाइट, उससे पहले नाइट जो बारिशें हुई है उससे जो तबाही हुई है, पूरे के पूरे इलाके एक दूसरे से कट चुके हैं। मवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, बिजली नहीं है, जो मवासिलात का निज़ाम है वो ख़त्म है। हम कोशिश कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज़ किए हुए हैं कि राबिता बहाल करें। अब तक हमारे पास कन्फर्म 148 डेड है, लेकिन ये तादाद बहुत बढ़ रही है। अभी अगर हम उसको फाइनली उसमें डेटा में डाल दें तो 200 के करीब हो गए हैं, नियर टू 200 के करीब हो गए हैं। बाकी जो लोग मिसिंग है वो तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तादाद अंदाजे के मुताबिक ये 350 से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो अंदाज़ा हमें बताया जा रहा है इस तरफ ये गाँव है वो आलमोस्ट आधा गाँव इस वक्त नहीं है। जिन लोगों ने मुझे कहा है, कंप्लेन हमें की है कि ये लोग मिसिंग है, उस अंदाजे के मुताबिक ये 350 होंगे। मैं नहीं समझता कि कभी पहले हमने इस किस्म का हादसा देखा है। ये बहुत सख्त वक्त है। सूबाई हुकूमत अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज़ कर चुकी है, हेलीकॉप्टर भी दिया था, हेल्थ वाले भी पहुँच रहे हैं, हमारे कम्युनिकेशन वाले भी पहुँच रहे हैं इस्लामाबाद से। लेकिन मैं सबसे अपील करूँगा वफाकी हुकूमत से, NDMA से, कि मुश्किल की घड़ी में अपने लोगों का साथ दें, मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का हाथ बिठाए। ये सियासत का वक्त नहीं है, ये अपने लोगों को उठाने का वक्त है, उनकी रिहेबिलिटेशन चाहिए। अभी हमारे पहला फोकस है सर्च एंड रेस्क्यू पे, उनकी रिहेबिलिटेशन में हमें सबकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग पाकिस्तानी बन के हमारा हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर जिनका अपना ताल्लुक भी बुनेर से, उनकी गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। इस वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बाजवड़ और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह की सूरत हाल से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के जो अज़ला मुतासर हुए उसमें एक सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले अज़ला में बाजवड़ भी शामिल हैं और बाजवड़ में भी बादल पड़ने की वजह से इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। वहाँ की तफसीलात जानने के लिए हमने
ज़हमत दी है बाजोड़ में GNU के नुमाइंदे हिज़्बानुल्लाह को। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे तफसीलात मालूम करते हैं। हिज़्बानुल्लाह, ये बताइए कि बाजोड़ में क्या हुआ, कौन सा इलाका ज़्यादा मुतासिर हुआ है और किस तरह मुतासिर हुआ है? साबी साहब, बाजोड़ की तहसील सलारजई का इलाका है जबराड़ी। वहाँ पे रात को शदीद बारिशों और जो बादल फटने से सैलाबी रेल आया था। तो ये सलारजई का एक इलाका है, दूर अफ्तारा इलाका है, पाक अफगान बाउंड्री पर वाक़ है। वहाँ पे ये हादसा पेश आया था रात 12 बजे के करीब। तो उसमें जो अब तक के इत्तलात के मुताबिक 21 अफराद जान बहक हुए हैं और 21 अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और वहाँ पे रात के वक्त ही रेस्क्यू ऑपरेशन, जब भी वहाँ से इत्तलात आई थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ शाहिद अली और असिस्टेंट कमिश्नर सादिक अली की निगरानी में रात ही वहाँ पे ऑपरेशन मकामी लोगों के ताउन के साथ शुरू किया गया था। लेकिन चूँकि ये पहले बार इतनी बड़ी तबाही हुई थी, बड़ा सैलाबी रेला था, जो बादल फटने से आया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। बहुत से घर ऐसे थे जिसके कोई नाम व निशान ही नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद वहाँ पे रेस्क्यू कार्रवाई शुरू कर दी गई। जब सुबह हो गई तो रेस्क्यू की भारी मशीनरी वहाँ पे पहुँचा दी गई। वहाँ पे मकामी लोग उसे जो इमदादी कार्रवाई थी उसमें शामिल थी। पाक फौज, फ्रंटियर कोर नॉर्थ, इनके हेलीकॉप्टरों के ज़रिए सामान वहाँ पहुँचाया गया, लोगों को रेस्क्यू किया गया। जो रेस्क्यू 1122 है बाजोड़ की, अपने वहाँ वो भी वहाँ पे मसरूफ़ थी बड़े मशीनरी के साथ। तो सारी दिन उसके सरगर्मियाँ जारी थी। उसके अलावा पूरी बाजोड़ से जितने सियासी कायदीन थे वो वहाँ पे पहुँच गई और उनके कारकुनान वहाँ पे पहुँच गई और सारे बाजोड़ के लोगों ने मिल के वहाँ पे कार्रवाई की और वहाँ पे जो मुतासरीन थे उनकी मदद की। अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो मलबा हटाने का काम है वो ज़िले इंतज़ामिया की निगरानी में वहाँ पे जारी है और डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ शाहिद अली खुद इस जो इमदादी कार्रवाई है इसकी निगरानी कर रहे थे। अच्छा, अब भी कुछ लोग गायब हैं या कि नहीं, सारे लोग रिकवर हो गए हैं, उनकी डेड बॉडीज रिकवर हो गई हैं? अभी सभी साहब इस तरह है कि वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर ली है। 21 अफराद की जो लाशें हैं वो तो निकाल ली गई है, लेकिन एक डेड बॉडी की मिसिंग की इतलात है, छोटा बच्चा है इसकी। उसके लिए रांगान डैम के मुकाम पे भी वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सलारजई की जो जबराड़ी नाम इलाका है वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया हिज़्बानुल्लाह। नाज़रीन, बाजोड़ से ले जाते हैं आपको गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान जनाब फैज़ुल्लाह फ़राक साहब। फ़राक साहब, ये बताइए कि जो ताज़ा लहर आई थी बारिश की, उसने गिलगित बल्तिस्तान में क्या नुकसानात किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, आप वक्तन फ़वक्तन लोगों के वल्नरेबल सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान की जो ताज़ा सैलाबी तबाहियाँ हुई है गिलगित बल्तिस्तान में। जुमरात से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान भर में बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर इलाका है वो ज़िला गिज़र का इलाका है, जहाँ पर 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 2 लापता हैं, 1 ज़ख्मी है। उसके अलावा वहाँ पे जो सैलाबी ज़र्फ़ में आ गई, वहाँ के ब्रिजेस बह गई हैं, 100 से ज़्यादा घर वहाँ पे तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों घर। उसके अलावा लोगों के मसाजिद, लोगों की जमात खानों को नुकसान पहुँचा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा। उसके बाद ज़िला बल्तिस्तान डिवीज़न है, वहाँ पे शिगर, खरमंग, अच्छा घांचे और सिकरदू के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत बड़ी तबाही हुई है। उसके बाद गिलगित के जो इलाके हैं जुतल, दन्योर, होंजा, गुलमित, गोजाल और इन इलाकों में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। और सब दूसरी जो तबाही हुई है ज़िला दियामर के इलाकों में हुई है। दियामर के जो बूनर का इलाका है, थोर का इलाका है, शायरा बाबूसर, थक, नियाट, बुटोगा, खिनर, तांगिर, खनबरी और दगर इलाके हैं। ज़िला स्टोर का इलाका है जहाँ पे तबाही हुई है। इन सब तबाहियों में अब तक जुमरात से लेकर अब तक जो है 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 5 ज़ख्मी हैं जिनकी तबी इमदाद जारी है, जबकि 2 अफराद लापता हैं जिसके हवाले से सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान भर में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी है और इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी है। यहाँ पे तमाम 10-14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर
तीनों डिवीजन के कमिश्नर को हिदायत की गई है। बल्तिस्तान कमिश्नर, गिलगित डिवीजन के कमिश्नर, जिला दियावर के कमिश्नर और फिर डिप्टी कमिश्नर्स खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जिला गिजर का डिप्टी कमिश्नर खुद मौके पे पहुंचा है, जिला दियावर का डिप्टी कमिश्नर खुद मौके पे पहुंचा है, जिला बल्तिस्तान के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो मौके पे पहुंचे हैं, होंजा के डिप्टी कमिश्नर्स मौके पे पहुंचे हैं, रेस्क्यू 1122, डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उन सबको मुतारिक किया जा चुका है। हंगामी तौर पर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने 97 करोड़ रुपए मुतासरीन को जारी किए हैं जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो उनका नुकसान हुआ है। उसके अलावा 50 करोड़ के प्रोजेक्ट पे हंगामी बुनियादों पर काम का आगाज हुआ है और ये जो मंसूबे हैं ये बिजली के मंसूबे हैं, सड़क की बहाली के मंसूबे हैं, साफ पानी की फराहमी के मंसूबे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत अपनी बिसात से बढ़ के कोशिशें कर रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत की रोशनी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाएगी, वो जिला गिजर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि तमाम गुजरा, तमाम मावनीन मौके पर अपने इलाके में पहुंच जाएं और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लें। इसमें अफवाज पाकिस्तान का भरपूर ताउन है। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट भी इस पूरे अमल में हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल है वो वल्नरेबल तो है, बहुत तशवीशनाक हद तक है, लेकिन हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान अपने लोगों की, अपनी आवाम की दिलासा बनने में अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जहाँ पर आवाम भी हुकूमत के साथ भरपूर ताउन कर रही है और आवाम की जानिब से रजाकाराना तौर पर बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी आवाम हिस्सा ले रही है, अमदादी बहालियों में भी उनका हिस्सा है। और इस वक्त जिस तरह KPK की सूरत हाल है उस पर भी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों के साथ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने ताज़ियत का भी इजहार किया है जो हमारे साथ ही KPK का इलाका मिलता है। और इस वक्त पूरे मुल्क में जिस तरह की सूरत हाल है उससे निपटने के लिए पूरी तरह कौम की यकजहती चाहिए और मुश्तरका तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स को कोशिशें करके इस बहरान से निकलने की ज़रूरत है। अच्छा, रेस्क्यू के कामों में वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कोई ताउन हो रहा है या कि नहीं? जी जी बिल्कुल। इस वक्त जो सूरत हाल है, आज ताज़ा तौर पर भी नलतर एक्सप्रेस वे बह गया है, वहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं, उनमें से उनको निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। ही मछली वहाँ पे पहुँचा दी गई है। जहाँ तक वफाकी गवर्नमेंट की बात है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता दिनों गिलगित का विजिट किया, बहुत खुशाइन था वो विजिट और लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि गिलगित बल्तिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है, अगर इलाकों से इवन आज़ाद कश्मीर से भी इसका हैयत मुख्तलिफ है क्योंकि वो भी अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं। GB वाहिद प्रोविंस है जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है, जो ग्रांट ऑन एड पे चल रहा होता है। तो इसमें वफाकी जो ताउन होता है वो हमेशा ऑक्सीजन का काम करता है वो ताउन। और गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई खुशाइन था, लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने भी वज़ीर आज़म और वज़रा वफाकी वज़रा को वेलकम किया। लेकिन जो ताउन का दायराकार है उसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में 1000 से ज़्यादा जो घर मुंधम हुए हैं, लोगों की कुल जमा पहुंची जो खेत खलियान थे, उनके बागात थे, चेरी की बागात, खुबानी की बागात, अखरोट की बागात, जिनसे उनकी ज़िंदगी का ऑक्सीजन चल रहा था, वो तबाह हुए हैं। तो इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से लोगों के घरों के नुकसानात, उनके खेत खलियान के नुकसानात, उनके बागात के नुकसानात का अजाला करना हमारी और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हम समझते हैं कि हम मुश्तरका तौर पर लोगों को अजाला करें और उनका हौसला बने, दिलासा बने, उनको बहरान से निकालें। बहुत शुक्रिया जनाब फैज़ुल्लाह फ़िराक साहब। नाज़रीन, इसका होगा आज़ाद जम्मू कश्मीर का और हमारे साथ मौजूद है आरिफ उर्वी साहब। उर्वी साहब, ये बताइए कि हालिया बारिशों से आज़ाद जम्मू और कश्मीर में क्या नुकसानात हुए हैं? जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ काफी साहब वो ये है कि जो हैबिटेट था ना वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ है। चूँकि जंगलात के जिन जिन इलाकों में ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसकी वजह से वहाँ पे न सिर्फ लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बुरी तरह डैमेज हुआ है। 3-4 नाले हैं जो वादी नीलम में बड़े, उनमें बहुत ज़्यादा पानी आया है। जागरा का नाला है जिसमें 3 पुल जो है वो बह गए हैं। इसी तरह उसमें कुछ पंचक्कियाँ थी जिनको लोकल ज़बान में लोग जंदर कहते हैं, वो बह गई। कुछ मकानात थे लोगों के, वो बह गए। इस वक्त जो हमारे पास इतलात हैं वो तकरीबन 104 मकानात हैं जो डैमेज हुए हैं, ख़त्म हो गए, बिल्कुल इस पानी में बह गए हैं। और डेड बॉडीज जो है 6 रिकवर होगी। अभी गुज़श्ता रोज़ दिल्ली सचा में जो फ्लैश फ्लड में आ गए थे लोग, वो दब गए थे, उन लोगों को वहाँ से रिकवर कर लिया। इसी तरह एक नाले में एक लड़की बह गई थी, उसकी बहन को जिंदा सलामत बचा लिया गया जबकि वो लड़की जो है वो बह गई। इसी तरह पत्थर लगने से खातून, ऑलमोस्ट तकरीबन 11 लोगों की अब तक जो है वो डेथ जो है इस हालिया जो है मानसून में फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट हुआ उसमें हुआ है, वो बड़ा लॉस हुआ है।
और दूसरा फिर जो हम नीचे डाउन स्ट्रीम में आ जाएं तो फिर जो लोगों के घर थे नालों के किनारे या जो सड़कों का बहुत सारा निज़ाम था वो डैमेज हुआ। इस पूरे एपिसोड में जो सबसे अहम काम जो सामने आया वो ये आया कि जो मकामी लोग हैं वो बहुत विजिलेंट थे कि हमारे पास नीलम वैली में जो सयाह फंस गए थे उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया, और खुसूसी तौर पे हमारा रेस्क्यू का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने रत्ती गली का जो नाला है उसमें 40 से 50 सयाह जो थे उनके मोटरसाइकिल्स के ऊपर, मोटरसाइकिल्स तो उनके बह गए लेकिन उनको उन्होंने बहुत सेफली वहाँ से रेस्क्यू किया। इसमें उनका बहुत काम है। और फिर हुकूमत का ये हुआ कि खुद वज़ीर आज़म इस ऑपरेशन की उन्होंने निगरानी की। जो रत्ती गली में जो 800 के लगभग सयाह जो है वो फंस गए थे और वहाँ पे हमारे वज़ीर इत्तलात जो है मजहब शाह साहब वो भी वहाँ पे मौजूद रहे और उनकी निगरानी में वहाँ से तकरीबन 700-800 लोगों को रात को रेस्क्यू किया और उनको फिर नीचे इलाके में लेके आए केरन में और दुआरिया में। इसमें जो हमारी वहाँ पे मकामी फौज की यूनिट्स हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है जेके गवर्नमेंट को, तो इस ऑपरेशन को बहुत कामयाबी के साथ कर सके। तो ये ओवरऑल तकरीबन इसका जो है ना वो खाका जो है वो इसका बन रहा है। और इस वक्त भी दरिया का जो लेवल है दरिया नीलम और दरिया झेलम को अगर से मामूल पे की तरफ जा रहा है, आ गया है ऑलमोस्ट, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा लकड़ी आ गई और उसकी वजह से जो जंगल जो नुकसान हुए या जो लकड़ी गिरी पड़ी थी नालों में वो आ गई, उसकी वजह से खासा जो है वो डिस्टर्बेंस इस वक्त जो है लेकिन ओवरऑल जो मामूल इस वक्त जो है जिंदगी जो है मामूल के ऊपर आ चुकी है। ज़्यादातर कौन कौन से इलाके मुतासर हुए? इसमें हमारा रत्ती गली का इलाका है, पतलियां का इलाका है वो मुतासर हुआ है, इसी तरह जागरा का जो इलाका है वो मुतासर हुआ है, बाबून का हमारा एक इलाका है वो मुतासर हुआ है, झेलम वैली में हमारे दो जगह पे हुआ क्लाउड बेस्ट वो नैली का इलाका है, और इसी तरह सावन का जो नाला है उसमें बहुत ज्यादा आया। जिला बाग का जो इलाका है उसमें खवदर का मकाम के ऊपर जो जहाँ पे सयाहों की गाड़ी जो है वो नाले में जो है बह गई थी, सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तो बाग के इलाकों में बहुत ज्यादा हुआ। नाला माल जो है तो बड़े दरिया की सूरत अख्तियार कर गया, उसकी वजह से बहुत सारा जो है वो लॉस हुआ। वहाँ पे डैमेजेस बहुत ज्यादा हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज है वो ज्यादा हुआ, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह जब हम पुंछ वैली में आए तो जो दरिया पुंछ का पूरा जो रिवर बेड है उसमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, क्योंकि मकबूजा कश्मीर से वो दरिया हमारे इलाके में अजीरा से ततापानी के करीब से दाखिल होता है, उसके बाद कोटली से गुजरता हुआ वो नीचे आके मंगला झील में शामिल हो जाता है। तो उस दरिया में भी बहुत ज्यादा जो है वो तूफानी आई, उससे भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, लोगों के घरों में पानी घुस गया। ततापानी के मुकाम के ऊपर जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इमारतें थी, स्कूल था, एक पार्क था, उससे पानी घुस गया। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह को बड़ा नुकसान जो है वो जानी नुकसान जो है वो बड़ा नहीं हुआ। अच्छा, वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई ताउन किया गया या उसके इदारों की तरफ से? देखिए, पहले मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तानी जो अफवाज यहाँ पे मौजूद है वो तो वफाकी हुकूमत का अदारा ही है ना, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया यहाँ पे। और एनडीएमए की सतह के ऊपर जो एसडीएमए को यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो एनडीएमए की सतह से ही आ रहे हैं ना। यानी इनको टेंट्स प्रोवाइड हुए, उन्होंने राशन उनको प्रोवाइड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के अभी जो एनडीएमए के साथ मिलके ये ड्रोन्स वगैरह खरीद रहे हैं वो उनके पास आ रहे हैं, और इस तरह की कुछ और इक्विपमेंट जो है रेस्क्यू और रिलीफ का वो जो है वो जो एनडीएमए का पूरा सपोर्ट इनको जो है वो हासिल है। अब मौसम की क्या सूरत हाल है और मौसमियात की तरफ से क्या पेशन गोई की गई है अगले दिनों के लिए? इस वक्त तो मौसम जो है वो यानी बारिश का सिलसिला थम गया है। आज सुबह हल्की सी बारिश हुई थी लेकिन उसके बाद मौसम जो है साफ है। लेकिन अगले जो 3-4 रोज हैं यानी एतवार, सोमवार और मंगल, इसमें शदीद बारिश की पेशन गोई है, और अगला हफ्ता फिर इसी तरह ऑलमोस्ट 30%, 40%, 60% बारिश का जो है वो इम्कान मौजूद है। और जो एसडीएमए है उसने बाकायदा खबरदार किया है लोगों को कि वो लोग जो है इस इलाके में आने से पहले मौसम की सूरत हाल का जायजा लें। इसमें साफी साहब मैं ये बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पे फंस गए थे और अभी भी सयाह से ये देखने के लिए आ रहे हैं कि ऊपर क्या हुआ। तो ये थोड़ा सा हमें जो है इस लेवल पे एटलीस्ट अपने मेहमानों को ये कहना चाहिए कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तो इस इलाके में, इस पहाड़ी इलाके में सफर करने से एहतराज ही किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया आरिफ फरूकी साहब। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो तजर्बे का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हमारे साथ बज़रिए टेलीफोन मौजूद हैं वफाकी वज़ीर उमूरी कश्मीर जनाब अमीर वक़ाम साहब। अमीर वक़ाम साहब, आप भी इस वक्त बुनेर में हैं, तो क्या सूरत हाल है बुनेर में? मैं तो कल सवात में था और जब ये सारे वाक़यात कल हुए तो कल पर मैं सवात के मुतासरा इलाकों में गया और आज सुबह सवेरे निकल कर बुनेर वही मुतासरा इलाकों में पहुंच गया। तो जितनी तबाही हुई है इस पूरे रीजन में, जिसमें हमारा शांगला भी शामिल है और बुनेर भी वो एक ही साथ है, तो ये तो मैंने 2005 की जलजले में देखने में मिला था, 2010 की सैलाब और 22 की, और मैं कहता हूँ कि ये जितनी तबाही हुई इससे कम नहीं है। और जितने मैं खुद भी वही खड़ा रहा, खुद भी मॉनिटर करता रहा जो लाशें निकालने का सिलसिला, और मेरे सामने भी 2 लाशों को निकाला गया। इसमें मैं वही पूरी बुनेर के लोगों ने और सबने भी बहुत बड़ी हिम्मत और उसका मुजाहरा किया उसको लाशें निकालने में। और अब भी कई लाशें लापता है, जो लोग कहते हैं कि लोग लापता है, कई लोग लापता है, तो इट मीन कि वो मर गए होंगे और उसकी तलाश जारी है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफी जगहों में बहुत बड़े रास्ते है भी नहीं, बंद हुए जो मेन जगह, उसके भी इशू है। साथ बिजली की भी बंदिश के भी इशू है, नेट के भी इशू है, वही जो टावर्स वगैरह है। तो सबसे पहले मैं तो आज था और एडमिनिस्ट्रेशन भी और कमिश्नर भी, डीसी भी, मैंने फेडरल डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी अपने साथ लेके गया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर कि मैं खुद भी वही मौके पर मौजूद हो और खुद देख कर फिर उनको रिपोर्ट करो और जो मदद हो सकता है वही मदद करो उनकी तरफ से और अपनी तरफ से, और कायद नवाज शरीफ साहब की तरफ से लोगों के साथ ताज़ीम भी करो, हमदर्दी भी करो। तो इन हालात में हमने पाक अफवाज के भी वही लोग थे, दस्ते थे, और रास्ते में जो अभी मैं वापस आ रहा था तो इतनी ह्यूज मशीनरी भी डिप्लॉयमेंट हुई थी, वो लगी हुई रास्ते में जा रही थी। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल है वही हर तरफ से हो रहा है, मगर तबाही और बर्बादी बहुत ज्यादा है। इसी तरह शांगले में जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, जी मैं यही पूछ रहा था कि आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट शांगला में क्या सूरत हाल है? सलीम साफी साहब, मैं कहता हूँ कि शांगले में भी अभी तक जो रिपोर्टेड डेथ्स है वो 38 है। तो मेरे अपने गांव के, जिस गांव में हमारा आबाई गांव है, तो वही भी 23 लोगों की शहादतें हुए, 23 की। और वही इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा जो पहाड़ी इलाका है, तो वो शांगला में कई यूनियन कौंसिल तो मुकम्मल तबाह हो गए, वही तो सारा निज़ाम मफलूज है। और अब खुद मैं शांगला जाना चाहता हूँ, मैं बुनेर के रास्ते आधे से वापस आ गया, स्लाइडिंग थी, रोड बंद है। सवात की तरफ से जब हम शांगला अपने गाँव को जाते हैं वो रास्ता भी बंद है। अभी कोई जाने के लिए रास्ता भी नहीं कि हम कोई रास्ता ढूंढे और वो पहुंच जाए। तो लोग वही भी जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। जो लोग अभी लापता है वही भी हमारे अपने गाँव के, जाती गाँव के भी अभी तक 7 लोगों की लाशें मिले ही नहीं और उनकी तलाश जारी है। तो एक इमरजेंसी टाइप की सूरत हाल है, इसमें सबको मिलकर साथ देना चाहिए। और अच्छा, एनडीए में और पीडीए में ये कुछ कर भी रहे हैं या कि सिर्फ इत्तलात दे रहे हैं? नहीं, वो तो एक कोऑर्डिनेशन में है। एनडीए में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल खुद भी विजिट किया और चेयरमैन एनडीए के साथ, वो भी वही लाइन आज लोग बता रहे थे कि जाएगा हिली, मगर हिली का तो मौसम पर डिपेंड करता है। हमने तो उसका इंतजार नहीं किया कि मौसम ठीक होगा खराब होगा, जिस जगह पहुंच सकते हैं वही पहुंचने की कोशिश की। तो वही भी एनडीए और उनकी भी कोऑर्डिनेशन है। ठीक कहा कि और पीडी में मैंने आज उनको कह दिया कि इसमें कोई सियासत वगैरह नहीं करना चाहिए कि हम सुबह हुकूमत पर डाले, सुबह हुकूमत मरकजी हुकूमत पर डाले। एक सानिया है और बहैसियत एक नेशन हमें इसका मुकाबला कर लेना चाहिए। पूरे कौम बनकर और लोगों मुश्किलात से निकाले। वही जो सलीम साहब मेन इश्यूज अभी इस सारे में, वो शांगला में अभी लोग नहीं मिले या वही
बुनेर में नहीं मिले। उसमें यह है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी एक्सपर्टी हम सारे इस्तेमाल करके वही जो लापता लोग हैं उनके लाशों को सर्च किया जाए, उसको निकाला जाए। नंबर 1 बात तो ये कि और उसके बाद जो रास्ते बने वो तरजीही बुनियादों पर के लोगों को रसाई हो फूड की, खुराक की, अपने जगह जाने के लिए, तो उस पर भी वार फुटिंग पर काम होने चाहिए। और इसके बाद तो ये सारे इश्यूज उनकी रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, वो तो बिल्कुल सबको इसमें आना चाहिए, जिस तरह दूसरे आफाक में आ गए, और नेशनल इंटरनेशनल NGOs हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कि उनकी दोबारा आबादकारी हो जाए। और मेरी ये सिफारिश होगी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो खुद भी इन अजला का विजिट करे, और इंशाअल्लाह ताला वो भी जाएगा, उसका विजिट भी करेगा और कंपनसेशन वगैरह भी अनाउंस भी करेगा और लोगों को इंशाअल्लाह ताला उनकी मदद भी करेगा। अमीर मकाम साहब, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के जरगे का इख्तिताम होता है, लेकिन इजाज़त लेने से कबल आपको इतना बताता चलूँ कि ये पानी जो कि दीर से आ रहा है या जो स्वात से आ रहा है, ये आगे जाके दरियाई काबुल में शामिल होता है। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों से जो पानी आता है वो एक जगह पे आके दरियाई सिंध में शामिल हो जाते हैं। तो इसके नतीजे में दरियाई सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, और दरियाई सिंध के किनारे आबाद लोगों को न सिर्फ ये कि मुतनब्बे रहना चाहिए, बल्कि हुकूमत को भी एहतियातन इस हवाले से तैयारी करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सैलाब नीचे जाकर फिर पंजाब को और सिंध को मुतासर कर सके। सलीम साफ़ी और जगह की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।